हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म अदर लाइफ के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक नीली आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है। नीला और हरा क्लाइडोस्कोप जैसा सीन दिखाई देता है जो धीरे धीरे समुद्र के ऊपर बने एक ब्रिज में बदल जाता है। रैन अमारी और जैरेड अमारी बीच पर काले वेट सूट पहने बैठे होते हैं। रैन जैरेड से पूछती है कि क्या वो दोबारा पानी में जाना चाहता है, लेकिन जब रैन गॉगल्स और फ्लिपर्स का लालच देती है तो वो मान जाता है। दोनों साफ पानी में स्विम करते हैं। फिर एक और क्लाइडोस्कोप जैसा सीन आता है जो एक बिल्डिंग की विंडो के व्यू में बदल जाता है। रैन अपनी आंखें खोलती है और उसकी दाईं आंख से काला लिक्विड टपक रहा होता है और उसके आसपास खाली आई ड्रॉपर्स पड़े होते हैं। एक काउंटडाउन क्लॉक दिखाता है कि अदर लाइफ थोड़ा सा ज्यादा 6 दिन में लाइव होने वाला है। रैन का वॉइस ओवर शुरू होता है जहां वो TDA ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरव्यू में बैठी होती है। इंटरव्यूअर्स उसके आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है जो 4 साल पहले रुक गया था। रैन बताती है कि ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था जिसमें उसका भाई ऑलमोस्ट डूब गया था। वो अदर लाइफ के बारे में बात करते हैं जो क्लासिफाई करना मुश्किल टेक्नोलॉजी है। रैन बताती है कि ये कोई ड्रग नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो इंसान को नए मेमोरीज प्रोग्राम करने देता है जो केमिकल लेवल पर बिल्कुल रियलिटी जैसे ही होते हैं। रैन अपने भाई को हॉस्पिटल मिलने जाती है जो कोमा में है। वो एक लैपटॉप और हेडबैंड डिवाइस से उसकी ब्रेन वेव्स पढ़ती है, फिर एक आई ड्रॉपर से उसकी आंख में काला लिक्विड डालती है। इसके बाद रैन ट्रेन में बैठी होती है जहां वो अपने डैड रॉबर्ट का कॉल रिजेक्ट कर देती है और एक बिजी वर्क स्पेस में पहुंचती है। उसका कोवर्कर बायरन उससे कहता है कि अपनी क्यू में पेंडिंग अप्रूवल्स क्लियर करे। फिर रैन अपने अदर लाइफ एक्सपीरियंस में होती है जहां वो प्लेन से जंप करती है और पैराशूट के साथ जमीन पर उतरती है। इसके बाद वो एक टेस्टिंग रूम में बायरन के साथ जागती है। इंटरव्यू वाले सीन में वापस जाने पर पता चलता है कि रैन के फादर इस टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म यूज के डेंजर के बारे में काफी वोकल रहे हैं। उन्हें डर है कि फिजिकल सिम्टम्स में सीजर्स और ब्रेन डेथ तक हो सकता है। रैन भी मानती है कि इसमें रिस्क है। वॉइस ओवर में रैन अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करती है जब वो एक हाइकिंग एक्सपीरियंस टेस्ट कर रही होती है। वो कहती है कि ये एक स्क्रिप्ट जैसा है जिसे दिमाग एक नॉर्मल मेमोरी की तरह फॉलो करता है, पर यहाँ वो ये भी कहती है कि ये एक दिन से ज्यादा चल ही नहीं सकता। रैन एक स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस टेस्ट करती है जहाँ वो बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ती है और फिर स्नोबोर्ड करते हुए नीचे आती है, लेकिन एक्सपीरियंस रिपीट होने लगता है और वो फिर से दिन की शुरुआत वाली कैबिन में पहुंच जाती है। उसे लगता है वो वहां फंस गई है और एनवायरनमेंट बिगड़ने और बदलने लगता है जब तक बायरन उसे बाहर नहीं निकाल लेता। जब तक वो ये करता तब तक रैन एक्सपीरियंस के अंदर ऑलरेडी 6 दिन गुजार चुकी होती है। वो जिद करती है कि वो कोड को ठीक कर सकती है और अभी भी यूज किया जा सकता है क्योंकि स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस एक बड़ा सेलर बनने वाला था। एक सेल्स मीटिंग में सैम, जो रैन के साथ अदर लाइफ का को-फाउंडर है, पोटेंशियल बायर्स को अदर लाइफ का आइडिया प्रेजेंट करता है। वो बताता है कि अदर लाइफ बाय की हुई फ्री टाइम जैसा है जिसमें लोग काम से पहले या लंच ब्रेक में पूरी एडवेंचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सैम समझाता है कि अदर लाइफ सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं है बल्कि किसी की लाइफ में सालों के एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकता है। जब रैन वहां पहुंचती है, सैम उसे अपनी को-फाउंडर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और साइंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने को कहता है। मीटिंग के बाद सैम और रैन के बीच कंपनी के फ्यूचर को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है। मीटिंग से बाहर निकलते वक्त रैन को डैनी मिलता है जो उसके साथ डेट के लिए वेट कर रहा होता है जिसे रैन भूल चुकी थी। वो सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे काम करना है। इंटरव्यू में वापस इंटरव्यूअर्स रिपोर्ट्स पढ़कर बताते हैं कि यूजर्स कभी कभी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस काफी आइसोलेटिंग लग सकता है। उस रात रैन और बायरन लेट तक स्नोबोर्डिंग का एक्सपीरियंस का बग फिक्स करते रहते हैं। काउंटडाउन क्लॉक दिखाता है कि अदर लाइफ लगभग 5 दिन में लाइव होने वाला है। रैन कोड की गलती ढूंढ लेती है और नया वर्जन टेस्ट करती है जो बिना प्रॉब्लम के काम करता है। यहाँ डैनी आता है और एक रिपोर्ट डिलीवर करता है जो सैम ने लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अदर लाइफ पर मंगवाई थी। रैन बताती है कि उससे इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बायरन को लगता है कि जो रिकर्सिव ग्लिच आ रहा है वही शायद लंबी सिमुलेशन का राज हो सकता है। वो और डैनी ड्रिंक के लिए जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रैन वहां रुककर काम करना चाहती है। वो अपने भाई के साथ स्विमिंग सिमुलेशन दोबारा चलाती है और फिर से खाली आई ड्रॉपर्स के साथ घिरी हुई होती है। वो अपना 340वां टेस्ट का रिजल्ट रिकॉर्ड करती है और कहती है कि अभी और टेस्टिंग की जरूरत है। इंटरव्यूअर्स अदर लाइफ के मेडिकल यूजेस पर बात करते हैं जैसे उसका ब्रेन और मेमोरी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज, साथ ही मॉरल इश्यूज पर भी क्योंकि ये लोगों के दिमाग में आइडियाज डाल देता है। रैन कहती है कि अभी उसके दिमाग में ऐसी कोई और एप्लीकेशन नहीं है। रैन फिर से अपने भाई के पास जाकर अदर लाइफ ट्राई करती है। उसकी आंख हल्की सी हिलती है जिससे रैन को उम्मीद महसूस होती है। जब नर्स वहां आती है तो रैन अपनी टेक्नोलॉजी छुपा लेती है और उसे इस बारे में पूछती है। नर्स बताती है कि आंख का ट्विच होना कभी कभी होता है।
रन वहां से चली जाती है और घर जाकर डाटा चेक करती है। तभी उसके डैड का ईमेल आता है जिसमें वो उसके भाई का लाइफ सपोर्ट हटाने की बात करता है। अगले दिन रन अपने डैड से कॉलेज कैंपस में मिलने जाती है जहां वो पढ़ाते हैं। वो अदर लाइफ, उसकी मोरालिटी, प्रोग्रेस, इन सब पर डिस्कस करते हैं कि ये उसके भाई की मदद कैसे कर सकता है। उसके डैड ग्लिच को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन रन बार बार कहती है कि ये सिर्फ खराब कोड है। उसके डैड कहते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स भी बैड कोड लग सकती हैं, पर ब्रेन उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रन अपने डैड पर एक्यूज करती है कि वो उसके भाई पर गिव अप कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि वो रन की परमिशन के बिना भी लाइफ सपोर्ट बंद कर सकते हैं, पर वो बस उसका सपोर्ट मांग रहे हैं। रन गुस्से में ऑफिस चली जाती है। वो कैस नाम की कोवर्कर से कहती है कि उसकी फाइल सिस्टम से निकालने में मदद करे। सैम और बायरन नोटिस करते हैं कि नैनाइट स्टॉक का यूज रन के बताए गए टेस्ट से काफी ज्यादा हो रहा है। वो पूछते हैं कि वो कौन सी सिमुलेशन यूज कर रही है, लेकिन रन बताने से मना कर देती है और बस कहती है कि वो अभी एक्सपेरिमेंटल है। बायरन चला जाता है और रन सैम से अकेले में बात करती है। सैम प्रपोज करता है कि अदर लाइफ को प्रिजन की तरह यूज किया जा सकता है, जहां लोग अपनी सजा मिनट्स में पूरी जी सकते हैं और रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। रन इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। रन वहां से चली जाती है और बाहर डैनी से मिलती है। डैनी पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उसके बाद रन डैनी को स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस दिखाती है। वो बात करते हैं कि हर चीज, इवन की यादें भी केमिकल्स पर बेस्ड होती हैं। डैनी कहता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि एक्सपीरियंस इतना रियल लगेगा। जब रन अपना फोन चेक कर रही होती है तो डैनी उसके पर्स से एक और आई ड्रॉपर निकाल लेता है और उसे ट्राई करता है, ये सोचकर कि ये भी स्नोबोर्डिंग वाला ही एक्सपीरियंस है। लेकिन वो रन का एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपने भाई के साथ स्विमिंग करती है। डैनी को सीजर्स आने लगते हैं और वो होश में नहीं आता, तो रन एम्बुलेंस बुला लेती है। काउंटडाउन क्लॉक दिखाता है कि रिलीज में अब 5 दिन से थोड़ा कम समय बचा है। रन और सैम लीगल काउंसिल के साथ बैठते हैं। जब वो अदर लाइफ को एक ड्रग कहते हैं तो रन उन्हें करेक्ट करती हुई कहती है कि ये असल में एक सॉफ्टवेयर है। बाद में सैम रन से अकेले में बात करना चाहता है और उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है जिसमें डैनी की डेथ हुई थी, क्योंकि बाकी सारे एक्सपीरियंसेस को बार बार टेस्ट और अप्रूव किया गया था, लेकिन वही एक एक्सपीरियंस सिर्फ रन ने ही टेस्ट किया था। इंटरव्यू के सीन में वापस जाते हैं। इंटरव्यूज रन से पूछते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के लिए उसकी क्या एम्बिशंस हैं, पर रन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती। रन को जेल भेजने की बजाय सिचुएशन हैंडल करने के लिए सैम एक डील अरेंज करता है। इस डील के हिसाब से उन पे लगे चार्जेस के बजाय रन को 1 साल के लिए अदर लाइफ में ट्रायल पेशेंट बनना पड़ेगा। सैम उस पर प्रेशर डालता है ताकि कंपनी जिंदा रहे, लेकिन रन ये नहीं चाहती थी। उसे एहसास होता है कि सैम चुपके से कन्फाइनमेंट वाली एप्लीकेशन का प्लान पहले से बना रहा था। खैर, दोनों में कुछ बहस होती है और आखिरकार रन मान जाती है। रन, सैम, बायरन और कई ऑफिशियल्स टेस्टिंग रूम में जाते हैं। 365 दिन का ट्रायल नॉर्मल 24 आवर सिमुलेशन से काफी ज्यादा लंबा होता है, इसलिए रन नर्वस होकर बायरन से बार बार पूछती है कि सब कुछ चेक किया गया है या नहीं। जब बायरन उसे सिस्टम में डाल देता है, रन खुद को एक छोटे से रूम में पाती है। एक वॉल पर स्क्रीन होती है जिसमें बड़े नंबर्स में 001 लिखा होता है। उसे डिजिटल नंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक बजिंग आवाज सुनाई देती है। रूम में एक स्लीपिंग मैट, टॉयलेट, टैबलेट और पेन होता है और एक हैच होता है जहाँ से खाना, पानी और टॉयलेटरीज मिलते हैं। रन एक्सरसाइज करती है, खाना खाती है और टैबलेट पर स्पेस इंप्रूव करने का नोट्स लिखती है। जब सेल अगले दिन के लिए रीसेट होता है, लाइट लाल हो जाती है और नंबर 002 दिखाई देता है। रन को डैनी के सीजर्स याद आते हैं और वो दीवार पर अपना सर मारती है। तीसरे दिन वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लोर के बीच अपनी उंगलियां डालकर हमिंग करती है। 5वें दिन उसे अपने भाई के साथ स्विमिंग याद आती है और फिर उसे याद आता है कि उसने उसे खो दिया था। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, वो उन लोगों के बारे में नोट्स बनाना शुरू करती है जो लंबे टाइम के कोमा से बाहर आए थे और किस चीज से उनकी रिकवरी ट्रिगर हुई थी। वो खुद से लड़ती रहती है कि क्या उसका भाई सच में चला गया है और क्या प्रोग्रामिंग के जरिए उसको वापस लाया जा सकता है। ऐसे करते करते आखिरकार 365वां दिन आ जाता है और वो लाइट्स के लाल होने का इंतजार करती है, लेकिन रूम रीसेट होता है और नंबर फिर से 001 हो जाता है। रन पैनिक हो जाती है और समझ जाती है कि एग्जिट रूटीन काम नहीं किया। वो चिल्लाती है और चीजें तोड़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो टूटे फूटे रूम में बिल्कुल शांत लेटी होती है। तब उसे हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। वो हैच खोलती है और एक गैप देखती है। उस गैप के थ्रू रन एक प्लास्टिक शीट फाड़ती है और क्रॉल करके बाहर निकलती है। वो एक वेयरहाउस जैसे रूम में पहुंचती है जहां उसकी सेल प्लास्टिक शीट से ढकी होती है। वहां उसे खाने और पानी का स्टॉक मिलता है। साथ ही एक मॉनिटर रूम और एक गार्ड का डेस्क भी होता है। जब गार्ड वापस आता है और रन को देखता है तो रन उसे कीज और एक कोड छीनकर भाग जाती है और एक ट्रक चुराकर वहां से निकल जाती है। रन एक बिजी रोड के साथ साथ चलती है। वो हर जगह अदर लाइफ के एड्स और लोगों की भीड़ देखती है। वो हॉस्पिटल को कॉल करके अपने भाई के बारे में पूछती है और फिर अपनी वर्क प्लेस पर जाती है जहाँ सब कुछ खाली होता है। वो नए कपड़े खरीदती है और एक मैगजीन कवर
कवर पर सैम का चेहरा देखती है। इसके बाद वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस बताती है कि उसके नाम पर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की गई थी, लेकिन साथ ही ये भी रिकॉर्ड में है कि वो पिछले 1 साल से इटली में रह रही थी। रन पुलिस को अदर लाइफ के बारे में बताती है। ये भी कहती है कि वो उसकी को फाउंडर थी, लेकिन पुलिस को उस पर कोई चार्जेस फाइल होने का प्रूफ नहीं मिलता। जब वो सेल चेक करने जाते हैं तो सिर्फ कुछ बचे खुचे निशान मिलते हैं। रन अपने अपार्टमेंट जाती है, लेकिन पता चलता है कि पिछले 1 साल से वहाँ कोई और रह रहा था। फ्रंट डेस्क का अटेंडेंट उसे अपना सामान चेक करने भी नहीं देता। इसी बीच सैम वहाँ आ जाता है और कहता है कि जैसे ही उसे पता चला वो तुरंत आ गया और चाहता है कि रन सेफ जगह पर रहे। फ्रंट डेस्क का अटेंडेंट सैम को बिल्डिंग के अंदर आने नहीं देता और रन उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। आखिरकार रन चुपके से बिना सैम को देखे वहाँ से निकल जाती है। रन मदद के लिए कैस के पास जाती है। कैस उसे अंदर आने देती है और खाने को देती है। कैस बताती है कि बाकी वर्कर्स को लगता था कि रन पैसे लेकर बिना बताए इटली चली गई थी। रन को यह भी पता चलता है कि डैनी मरा नहीं था और वो उसे दोबारा मिलती है। रन, कैस और डैनी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। डैनी अपना एक्सपीरियंस बताता है कि स्विमिंग सिमुलेशन में उसे ऐसा लगा जैसे वो डूब रहा हो। वो हॉस्पिटल में होश में आया और 1 हफ्ते के टेस्टिंग के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। कंपनी का मेन बेस कन्फाइनमेंट बन चुका था, जहां कुछ सेंटेंसेस डिकेड्स या इवन सेंचुरीज तक प्लान हो रहे थे। रैन डिसाइड करती है कि वो सच की जड़ तक जाएगी और पता लगाएगी कि आखिर हुआ क्या था। डैनी उसे एनकरेज करता है कि वो भाग जाए या मीडिया को सब बता दे। रैन बताती है कि उसने अपने डैड का पेटेंट रजिस्टर किया था, जिसे उसके डैड ने यूज करने से मना कर दिया था ताकि वो अपने भाई की मदद कर सके, लेकिन अब वो पेटेंट सैम ने चुरा लिया था। कैस का आईडी बैज यूज करके रैन और डैनी चुपके से अदर लाइफ बिल्डिंग में घुस जाते हैं ताकि रैन का डाटा ढूंढ सके। वो बायरन के ऑफिस तक पहुंचते हैं। डैनी बायरन को रोक कर रखता है ताकि रैन उसका टर्मिनल यूज कर सके। रैन अपनी हार्ड ड्राइव ढूंढ लेती है और उसे ले लेती है, लेकिन बायरन अथॉरिटीज को अलर्ट कर देता है। रैन उसे पंच करती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। रैन और डैनी बचकर निकल जाते हैं, लेकिन कैस अथॉरिटीज के हाथ लग जाती है। गाड़ी में निकलते हुए रैन बताती है कि उन्हें एक अदर लाइफ प्रिंटर चाहिए होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रिंटर अदर लाइफ बिल्डिंग में ही होते हैं। इसलिए वो शहर छोड़कर रॉबर्ट के घर जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें घर खाली मिलता है तो रैन तुरंत काम में लग जाती है। अगली सुबह रैन डेस्क पर ही जागती है। ब्रेकफास्ट के टाइम वो और डैनी थोड़ी देर के लिए जगह को एंजॉय करते हैं। रैन उससे माफी मांगती है और डैनी उसे माफ कर देता है। मूवी की शुरुआत वाली उसकी आंख की इमेज दोबारा दिखाई देती है और वो अपने डैड के घर आने की आवाज से जाग जाती है। रैन अपने डैड से बात करने जाती है और बताती है कि सैम ने उसका काम चुरा लिया था। उसे ये भी पता चलता है कि मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट उसके डैड ने ही फाइल की थी। प्रिंटर के पास वापस जाकर रैन अपनी स्विमिंग सिमुलेशन एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि जब डैनी ने उसे लिया था और उसका दिमाग सबकॉन्शियसली डूबने का रास्ता चूज कर बैठा। रैन का इंटेंट ये भी था कि एक्सपीरियंस में मल्टीपल ब्रांचेस हो ताकि जैरेड को चॉइस मिले और एक ऑप्शन हो जिसमें वो जिंदा बाहर आ सके और इस तरह जाग जाए। रैन का वर्जन अदर लाइफ मेमोरीज को रीराइट करने का ऑप्शन देता था, जो काफी डेंजरस और ड्रग जैसा था। वो ये भी कहती है कि कंपनी आखिरकार इसी लेवल तक टेक्नोलॉजी को रिफाइन कर देगी। रॉबर्ट कहता है कि वो टीडीए को कॉल करेगा ताकि सेफ्टी चैलेंज को रेज किया जा सके। इससे सैम थोड़े टाइम के लिए रिव्यू प्रोसेस में फंस जाएगा और उन्हें काम कंप्लीट करने का वक्त मिल जाएगा। रैन हॉस्पिटल जाकर वो एक्सपीरियंस अपने भाई को देती है। कुछ पल बाद वो जाग जाता है और रैन खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे अनकंट्रोलेबल सीजर्स होने लगते हैं। रैन रोती हुई हिचकिचाती है, फिर आखिरकार प्लग खींच देती है। वो रात भर हॉस्पिटल में उसके पास बैठी रहती है। तभी सैम वहां आकर उससे मिलता है। वो बताता है कि जेरेड ने जाग जाने के बजाय सपनों की दुनिया में रहने का फैसला किया था। रैन को टेस्टिंग रूम के फ्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। लोग चिल्लाते हुए कंफ्यूज्ड और बायरन की आवाज जो उसे कह रहा होता है, वेक अप। हॉस्पिटल का सीन गायब हो जाता है और रैन फिर से बीच पर आ जाती है, बिल्कुल अकेली। तब उसे समझ आता है कि वो अभी भी अपनी अदर लाइफ के अंदर ही है। वो पानी में चलकर जाती है और लहरों को अपने ऊपर आने देती है। पानी धीरे धीरे क्लाइडोस्कोप जैसी इमेजेस में बदल जाता है, जिसमें आवाजें डिस्टॉर्टेड होती हैं और आखिर में पानी लाल हो जाता है। रैन टेस्टिंग रूम में जागती है और गुस्से में सैम को पंच मारती है, फिर रिकॉर्डिंग तोड़ने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है और चाय पीती हुई अपने भाई, डैड और डैनी के साथ एक्सपीरियंस के साथ हुई बातों के बारे में सोचती है। इंटरव्यू में पूछा गया एम्बिशन का सवाल वो आखिरकार जवाब देती है। वो कहती है कि वो लोगों को जिंदगी का एक ऐसा स्पेशल मौका देना चाहती है जिसे वो शायद कभी जान ही ना पाते। इंटरव्यूज उस प्रोग्रामिंग को पब्लिक यूज करने के लिए अप्रूव कर देते हैं। सैम और रैन बात करते हैं। रैन उसे पंच मारने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो कंपनी छोड़ना चाहती है ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस कर सके। वो कंपनी सैम के लिए छोड़ देगी, लेकिन पेटेंट अपने पास रखेगी। ये बात सैम को गुस्सा दिला देती है। रैन डैनी के फ्यूनरल में जाती है जहाँ उसका क्रिमेशन होता है और अपने डैड से सैम के बारे में बात करती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल चले। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रैन को सैम का कॉल आता है। वो कहता है कि उसे कुछ सामने से दिखाना है, जहां वो देखती है कि चीजें समेटी जा रही हैं।
वो सैम और बायरन को अपना एक्सपीरियंस रिव्यू करते हुए पाती है। उन्हें समझ आता है कि रन प्रिजन एक्सपीरियंस से बाहर निकल पाई थी और वो इसे एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस के रूप में देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन रन मदद करने से मना कर देती है और वहां से जाना चाहती है। सैम उसे बैठने के लिए मना लेता है और समझाता है कि उसे मदद क्यों करनी चाहिए, लेकिन फिर वो जबरदस्ती उसे वही एक्सपीरियंस दोबारा देने की कोशिश करता है। इसी बात पर बायरन एक्सपीरियंस सेट कर देता है। रन फिर से प्रिजन के अंदर पहुंच जाती है। वो दिनों को दिमाग से सोच समझकर गुजारती है और बिना किसी मदद के खुद ही जाग जाती है। जागते ही वो अपने गाल से फ्लूइड साफ करती है और सैम को जबरदस्ती उसी एक्सपीरियंस में डाल देती है। रन और बायरन देखते हैं कि सैम कैसे एक एक दिन से गुजरता है जब तक सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता। उन्हें लगता है कि अगर उसे तुरंत न जगाया गया तो वो मर सकता है, लेकिन रन तब तक वेट करती है जब तक सैम भी पूरे 365 प्लस एक दिन नहीं जी लेता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने किया था। सैम जागता है और रन और बायरन उसे कुर्सी पर रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। बाद में रन अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में मिलती है और दोनों जेरेड की मौत का गम एक साथ में मनाते हैं। आखिरी सीन में रन फिर से बीच के ब्रिज पर खड़ी होती है और समुद्र को शांत नजरों से देखती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फिल्म के लास्ट में रन को समझ आ जाता है कि वर्चुअल दुनिया कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, वह असली जिंदगी की जगह नहीं ले सकती। उसे पता चलता है कि अदर लाइफ जैसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल लोगों को धोखे और कैद में डाल सकता है। आखिर में रन अदर लाइफ को छोड़ने का फैसला करती है और उसका कोर सिस्टम खत्म कर देती है ताकि भविष्य में कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो वर्चुअल दुनिया की जगह असली जिंदगी को चुनती है, अपने पिता से रिश्ते सुधारती है और अपने भाई की मौत को स्वीकार करके आगे बढ़ती है। तो ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि असली जिंदगी की सच्चाई और अंत ही उसे मीनिंगफुल बनाते हैं, ना कि कभी खत्म होने वाला वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।